और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक बार फिर हम मौजूद हैं आपके साथ। एडवोकेट सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया क्योंकि मंगल है। अच्छा जी, मैं एक बात कहूँगा कि आज इनसे ही पूछते हैं कि अगर एडवोकेट ना पहुँचे तो उस पर कौन सी दफ़ा लगती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? मसरूफियात आपकी बहुत है, मसरूफियात नहीं पूछूंगा, लेकिन एब्सेंट के ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है मुझे जल्द। वही है, जो भी चेंजेस आई हैं टाइमिंग्स में, अब सब कोर्ट्स चल रही हैं पीर मंगल बुध जुमेरात। ठीक है, जुम्मा हफ्ता कोर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इन 4 दिनों में ही अपने काम पूरे करने हैं। सही, इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। सही। तो इसलिए लास्ट प्रोग्राम मेरा मिस हुआ। नहीं तो मैं उसके ऊपर पूछ रहा हूँ ना, दफ़ा कौन सी लगती है? दफ़ा कौन सी लगती है, दफ़ा तो आप जो चाहे लगा दें। अच्छा, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा जी, हम सवाल करेंगे अलीना आपा, इनकी तरफ आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हमने जो है वो गिफ्टिंग की अगर हम बात करें, नहीं सबसे पहले हम किराएदार एक घर किराए पे दिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, कितना टाइम होता है कि उतने अरसे में आपको वेरीफाइड करवाना है थाने से, कितना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये आता है, जो भी प्रोसेसेस जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि वो जिन्होंने अप्लाई, जिनके थ्रू एप्लीकेबल होना है, उनकी गलत हरकतों की वजह से गवर्नमेंट को मुश्किलात आती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रेंटल एग्रीमेंट कहा, रेंटल एग्रीमेंट मैं कहता हूँ एक तो ये मैंडेटरी है। जो जिस आदमी ने भी अपनी यहाँ कोई जग चीज़ रेंटल दी है, खासकर रेजिडेंशियल एरिया, तो उसकी पॉलिसी ये है कि जो आपका किरायानामा बना है वो किरायानामा लेके जो किराएदार है वो जाएगा थाने में, अपनी एक तस्वीर देगा और उसको रजिस्टर्ड करवाएगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार ये आपने क्यों किया हुआ है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ इसमें कितनी सिक्योरिटी है आपकी। अगर वो शख्स कल को कोई दहशतगर्द निकला, उसका कोई बैकग्राउंड अनलॉफुल हुआ, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कि जी मैंने गवर्नमेंट को बता दिया था कि मैंने इसको किराएदार रखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान के अंदर अमूमन मामलात होते हैं कि किराएदार आता है आपके यहाँ और चंद अरसे के बाद वो अपने आप को मालिक तस्वुर करने लगता है। कोर्टें भरी हुई ऐसे केसेस से जो 10 साल 15 साल किराएदार थे, उन्होंने एक जाली सेल एग्रीमेंट बनाया कि जी इन्होंने मुझे बेच दिया है। तो वो आपके पास प्रूव होगा कि देखिए ये शख्स उस दिन जाके थाने में इसने बताया था कि मैं किराएदार हूं, आज ये अचानक से मालिक कैसे हो गया। तो ये जो लॉ बनाया गया है ये लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है और इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके लिए। देखें, अमूमन कराची एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि आने वाला कौन है, क्योंकि हम एक छोटे गांव देहात में तो रहते नहीं है। गांव देहात में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, यहाँ पर आप नहीं पहचानते। यहाँ आप ज़ाहरी शक्ल से अगले को समझते हैं यार ये शरीफ आदमी है, ये अच्छा आदमी है। कल को वो आपसे घर किराए पे लेता है, किराए पे लेने के बाद वहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं और आप ये कह सकते हैं मैं इस काम में मुलविस नहीं हूँ। वरना किराएदार का सबसे पहले हरबा ये होता है कि वो जैसे ही फंसता है किसी इलीगल काम में, वो कहता है जी मालिक मकान भी मेरे साथ था, इसी की जगह इसी ने तो मुझे दी भी थी। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैं हर एक को ये सजेस्ट करूंगा कि देखें, मैंडेटरी है, अगर आपने किराएदार रखा है, गो एंड रजिस्टर द रेंटल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा उसके लिए कुछ बस रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है और कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती कुछ नहीं चाहिए होता, जो कुछ भी चाहिए होता है वो बेसिकली उसके किराएदार का चाहिए होता है। ठीक है, और शुरू में मालिक मकान को ही बुला लेते हैं, मालिक मकान की भी तस्वीर आ जाती है। तो ये एक बेहतर तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बेस्ट है। लेकिन वही बात है कि जब वो थाने पहुंचते हैं तो जो थाने के एटीट्यूड है लोग उससे डरते हैं। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग ये काम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको वो जब थाने पहुंचते हैं, बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ, वो आधे घंटे तक आपको बिठाया हुआ है, कोई आपको अटेंड नहीं कर रहा। इस तरह की जो मैंने आपको बताया ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद लकी मुल्क है जिसमें हर किस्म का कानून मौजूद है। कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये एक अलग इशू है। जो इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं वो उसको इंप्लीमेंट कराना नहीं चाहती हैं अपने फायदे के लिए। सही, ठीक है, कानून आपके यहाँ मौजूद हैं, सारी प्रोटेक्शन है। जैसे इन्होंने खातून अलीना ने पूछा शुरू में कि एफआईआर का दर्ज कराना, एफआईआर, ये सब कुछ मौजूद है कानून में और आसानी होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जिन्होंने इंप्लीमेंट कराना है उनके प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हम वकला के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हमसे भी लोग तंग होते हैं। तो अगर हम कानूनी तौर पे सब काम करना शुरू कर दें तो इस मुल्क में तमाम क़वानीन बहुत अच्छे अंदाज में मौजूद हैं। ज़बरदस्त जी। आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल रही सब, उसमें हमें फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आया कुछ होता हुआ, उल्टा नुकसान में ही आवाम गई। नहीं, इसमें ज़ीशान भाई एक चीज़ ये है कि हम एक पैनिक सिचुएशन में नहीं आए
किसी डिज़ास्टर में नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए पाकिस्तानी हम लोगों ने अपने घर में बड़े पीसफुली, हम अपने शहरों में, सूबे में और अपने घरों में रहे। तो मेरा ख़्याल है कि वो वक्त की ज़रूरत थी। अब क्योंकि सूरत हाल चेंज आ गई है और इंटरनेशनली भी जो है, जो भी पीस टॉक चले, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है बड़ी इज़्ज़त से और एज़ाज़ से नवाजा, तो अब मेरा ख़्याल है कि रेगुलराइज लाइफ को होना ज़रूरी है और अब रूटीन लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, एक सवाल और है आपा कि आप ठीक है जी, तालीम के शोबे के हवाले से बातचीत है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ फोकस ये किया जा रहा है कि किताबें लाद दी जाएं और ऑक्सफोर्ड की किताबें लाद दी जाएं। तो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ने से हर कोई आइंस्टाइन नहीं बनता, पहले के लोग भी पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ यकसा निज़ाम तालीम क्यों नहीं है? हाँ, ये एक जो है वो बड़ा क्वेश्चन है कि एक प्राइवेट सिस्टम है और एक गवर्नमेंट का। हम सरकारी स्कूलों की और उनकी बच्चों की बात करें तो हमने अपने बचपन से लेके अब तक ये देखा कि जो सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल में जिन लोगों ने पढ़ाई की वो बहुत तेज़ी से आगे गए और बहुत कॉम्पिटेंट लोग जो है ना वो आगे जाके बने और अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत जो है वो अपना नाम किया। अब प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड बुक्स की आपने बात की, अभी मैंने एक शो में यही बात की थी कि बच्चे जो हैं वो किताबों का इतना ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं कि वो उनके हेल्थ के मसाइल जो हैं वो शुरू हो गए। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स को अपनी पॉलिसी पे, एक तो सबसे पहले अपनी फ़ीस की पॉलिसी, इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि भाई आपको इतना एक कुछ है कि आपने गरीब बच्चों के लिए करना है, अपनी फीसेस लानी है, तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो है ना एक माफिया का रुख इख्तियार कर गए हैं। इतनी ज़्यादा फीसेस, अभी एक साल बच्चे को इस जून में कराया है, अब नेक्स्ट ईयर जब जून आएगा तो कहेंगे नई रिन्यूअल फीस होगी और फिर वो हैवी बुक्स। अच्छा, जो बच्चों को बुक्स और कॉपीज़ दी जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में वो बुक्स ख़त्म करा पाते। छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ, आराम 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 इतना चल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि वो सारे चैप्टर्स जो है वो पढ़ा पाते हो। दूसरा, जब से ये सोशल मीडिया आया है और लोगों को जो अवेयरनेस आई है ना, देखिए अवेयरनेस भी यही कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। अब मैं ये देख रही थी, हमारे वक्त में नहीं हुआ और उससे आगे के भी दौर में नहीं, कि इतना ज़्यादा चिटिंग का रुझान हो गया हो, पेपर लीक आउट्स हो रहे हैं। पहले हम लोग जब मैट्रिक में, या अगर आप लास्ट 50 ईयर्स का देखें तो बच्चों में कंपटीशन होता था क्लास 9 मैट्रिक के अंदर। अब वो कहते हैं नहीं जी हमें पढ़ना नहीं है, हमें वो पेपर पर्ची चिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट मैं देख रही हूँ और वो एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हो गया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा कि मैं चेयरमैन बिलाल अव्वल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी हर स्कूल में जाकर वो सिंध में नहीं चेक कर सकते। इंसान का अपना ज़र्फ भी तो होता है ना। आपको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, अगर हुकूमत आपकी तनख्वाह में से कोई कटौती करे तो फिर बात है, फिर तो एहतजाज भी बनता है ना। जब हुकूमत आपको पूरी चीज़ दे रही है, यानी पूरी मुआवजा दे रही है, और आप छुट्टी करें, तो इसका मतलब आप अपने बच्चों को खुद हराम खिला रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिम्मेदारी तो हमारी भी है ना। बिल्कुल। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो इनिशिएटिव्स रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, कि उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने स्कूल जो है वो एडॉप्शंस में दिए कि प्लीज़ आप लोग आएँ। और फंडिंग भी, टीचर्स की सैलरीज भी गवर्नमेंट ही दे रही होती है, हर साल की उन्हें फंडिंग भी दे रही होती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसको बहुत अच्छा रन कर रहे होते हैं। बट ये इंडिविजुअल लेवल्स पे और ख़ास तौर पे टीचर्स को भी ये चाहिए है कि, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स के जो हेड मास्टर्स एंड टीचर्स हैं, वो बिल्कुल जो है वो ऐसा ना करें कि छुट्टियाँ 2-2 3-3 मंथ की जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं और सैलरीज जो है वो पूरी ले रहे होते हैं। तो हमारी एक पर्सनल कैपेसिटी में एज ए शहरी या एज ए टीचर, एज ए लॉयर, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं और जो हमारी नेक नियति है वो हमें पूरी करनी चाहिए अपनी उस फील्ड के साथ। बिल्कुल। ऐसे मैंने एक टीचर से मुलाकात हुई और वो कोई मतलब इंटीरियर से थे एरिया में, तो कहते नहीं यार मैं महीने में ना 2-4 दिन चला जाता हूँ स्कूल। मैंने कहा तो आपकी जो तनख्वाह है वो तो पूरी आती है। तो मैंने कहा 4 दिन की हलाल, बाकी तो हराम है। ये देखिए, ये जो एक तो घोस्ट टीचर्स का एक रहा, उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी कम किया। दूसरी चीज़ ये है कि इनको जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है।
और ये जो टीचर्स का है कि वो जाते ही नहीं है, और सैलरीज, क्योंकि देखिए हर बंदा इसलिए कहता है सरकारी नौकरी चाहिए। तो आज बोझ तो जितने सरकार पे यूथ है है, बिल्कुल बोझ सरकार पे भी पड़ रहा है। देखिए सरकारी नौकरी आपके मसले का हल नहीं है, और हर एक नौजवान को सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी नौकरी में वो देखते हैं कि नहीं जी, पर्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, सैलरी ज़्यादा हैं, इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। तो वो लोगों की जो एक माइंडसेट बन गया है कि नहीं सरकारी नौकरी, जिसको बाजी सरकारी नौकरी चाहिए बाजी नहीं, सरकारी नहीं, आप जिस फील्ड में, जिस नौकरी में अपना बेहतरीन दे सकते हैं, आप जहाँ पैशनेट है, परफॉर्म कर सकते हैं, उधर आप जाएं, उससे आपके सूबे को, शहर को और मुल्क को फ़ायदा होगा, और आपको भी आगे जाके इसका जो है वो फ़ायदा होना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा एडवोकेट साहब, हम इस पे अगर बात करते हैं, कोई टीचर नहीं आता और बच्चे परेशान हैं, मैथ्स के टीचर की बात करें, जब मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैं आपका बच्चा पढ़ा, मैं नहीं आ रहा स्कूल में, तो क्या वालिदैन के पास कोई राइट है कि वो दरवाज़ा अदालत का खटखटाए कि ये इस पर नज़रसानी की जाए? मैं ज़रा उस सवाल को थोड़ा सा एलाबरेट करूंगा जो अभी अनिला ने आंसर किया है। देखिए, दुनिया के मसाइल हल होते हैं लॉ मेकिंग से। सही। हम जो MNA MPS को भेजा करते हैं असेंबलीज में, हम क्यों भेजते हैं? वो उनको इसलिए भेजते हैं कि माशरती प्रॉब्लम्स के ऊपर लॉ मेकिंग करें। ये जो शुरू की 12 साल की एजुकेशन होती है, ये हर मुल्क में इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। वेस्ट के अंदर उन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि हर बंदे पे 12 साल एजुकेशन लेना लाजमी है। आप उसको एजुकेटेड कहते हैं जो कम से कम 12 साल की एजुकेशन लेगा, और वो वहाँ ये मैंडेटरी है कि हर बच्चा 12 साल की एजुकेशन लेगा, चाहे उसके बाद वो ग्रेजुएशन करे या ना करे। ठीक है। अच्छा, हमने जब ये देखा कि हमारे शुरू के 12 साल प्रॉब्लम में आ रहे हैं, स्कूल माफिया इसमें इंक्लूड हो गई है, टीचर्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको समझ आता है कि यार हम टीचर्स को पे कर रहे हैं, स्कूल की जगह मौजूद है, प्रॉब्लम कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें? भाई आप उस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन पे कमेटी बना दें, एक बॉडी बना दें जो अपने इलाके के स्कूलों का बाकायदा मुआयना करे। देखिए, दुनिया अपने रिटायर्ड लोगों से फायदा उठाती है। हमारे माशरे में बेइंतहा रिटायर्ड लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जगहों पर सर्व किया है, इवन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। आप उनसे फायदा उठाएं ना। जब वो एक शख्स घर बैठा हुआ है, उसको आप कहें, उसको एक बॉडी बना दें, लॉ मेकिंग करें कि हर इलाके में 12 मुअज़्ज़िज़ीन की, 16 मुअज़्ज़िज़ीन की एक कमेटी होगी जो अपने इलाके के स्कूलों का दौरा करे, अपने इलाके के स्कूलों को देखे। फिर जैसे आपने कहा इतनी सारी किताबें, इतनी सारी कॉपियां, तो भाई यही लोग जो PhD कर आए एजुकेशन में, उनकी कमेटी बनाएं, उनसे पूछें। अब जैसे होता यह है कि ये जो 12 साल होते हैं शुरू के, इसको पूरा स्ट्रक्चर किया जाता है। ये माना जाता है कि एक बंदा जब पाकिस्तान में पढ़ता है तो उसको 10 साल के अंदर इस लेवल की मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए, इस लेवल की फिजिक्स आ जानी चाहिए, इस लेवल की केमिस्ट्री आनी चाहिए, ताकि आगे वो 12 साल के बाद जिस प्रोफेशन में भी जाना चाहता है उसके लिए ईजी हो। अगर ये स्ट्रक्चर सही नहीं है और दकियानूसी हो चुका है, ऑब्सलीट है, तो आप इसके ऊपर काम कीजिए ना। यही हम देखें, मैं बार बार ये कहता हूं कि MNA और MPA का काम वो नहीं है जो वो हमारे यहाँ कर रहे हैं। सही। MNA और MPA का काम लॉ मेकिंग है। जब हम कहते हैं लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग का मतलब है वो तमाम मसाइल जो मेरे माशरे में मौजूद हैं, मैं उसको उठाऊं, उसको देखूं कि यार ये मेरे माशरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल फी का प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल नाजायज पैसे ले रहे हैं। अच्छा, इससे भी ज्यादा आपको बाद में ऐड कर दूं कि स्कूल बिजनेस सर्विस पे होता है, कम्युनिटी सर्विस है ये नॉर्मल बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता स्कूल। ये जो स्कूल मालकान एहतजाज करते हैं फीस के बढ़ने पे, ये गलत है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपका स्कूल रजिस्टर्ड है कम्युनिटी सर्विस में। हमारे यहाँ तालीम कमर्शियल बिजनेस नहीं है। हम ये समझते हैं, अमूमन लोग ये कहते हैं यार एक आदमी ने इतना पैसा लगाया तो वो कमाने का हक रखता है, तो भाई दूसरे बिजनेस में जाके लगाओ ना, इस बिजनेस में क्यों आ रहे हो? नोबेल, ये तो सर्विस कम्युनिटी में आए हो। नोबेल एक शोबा है जिसमें आप लोगों को तालीम दे रहे हैं। मैं कहता हूं यार देखें, बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस कमाने के लिए, कोई भी बिला वजह पैसे नहीं लगाता। आपने लगाया, लेकिन आपको पैसा लगाते वक्त ये पता था कि दिस इज अ कम्युनिटी सर्विस, आई एम नॉट गोइंग इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, तो आप उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसी हिसाब से रखिए ना। तो हमारे यहाँ इस पे लॉ मेकिंग नहीं हो रही। आप ये लॉ बनाएं कि भाई ये चीजें हैं, आप एक तनख्वाह, एक फीस आज के दौर में एक सर्वे करके कह दें यार एक स्कूल की फीस इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक स्कूल अच्छा टीचर प्रोवाइड कर सकता है और इसके अंदर 10% 15% प्रॉफिट है ओनर का, ये आज तय हो सकता है। इसी को लॉ मेकिंग कहते हैं। जो हम बार बार कहते हैं कि आप लॉ मेकिंग नहीं कर रहे हैं, वो इसी बात पे कह रहे हैं। शादी हॉल है,
अब शादी हॉल में आपने नया, देखें शादी हॉल को मैं कह सकता हूं कि मैं पास अपनी मर्जी से गया, वो मेरी जरूरत नहीं है। मैं अपने घर के बाहर टेंट लगा के भी शादी कर सकता था। मैंने खुद ये अडॉप्ट किया कि मैं शादी हॉल में जाता हूं। अब कोई शादी हॉल 1 लाख रुपए का है और कोई 1 करोड़ रुपए का है, कोई 50 लाख का है, कोई 10 लाख का है, वो मेरी चॉइस है ना। ठीक है। मैं जितना पॉम्प एंड शो करना चाह रहा हूं, लेकिन एजुकेशन तो मेरी नीड है, मेरी नेसेसिटी है, उस पे आप फ्री हैंड नहीं दे सकते। एक कॉल है, हम कॉल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, कैसे? आपको सेहतियाब देख के खुशी हो रही है मुझे। मैंने जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम में देख रहा था, उस पे वो शहजादा साहब भी थे। जी, तो जी। मैंने कहा कम से कम मुबारकबाद दे दूं। मुझे बड़ी दिलखराश खबरें मिली थी कि हॉस्पिटलाइज हो गए जी, जी। वगैरह वगैरह, गिर पड़े वगैरह वगैरह। तो जी, मैंने जी। कहा भाई देखा है तो आपको मुबारकबाद देती। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे भाई। आमीन आमीन सौलभ भाई, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती। कल आप आ रहे हैं ना? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात इंशाल्लाह। होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और जी तो मैं यही कहूँगा कि हमें बेसिकली सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो हमारे माशरे में खामोश बैठे हुए। देखिए, जिसके अंदर स्किल सेट होता है, जिसके अंदर काबिलियत होती है, वो शख्स निकल के ना, मतलब वही कहते हैं खाली डब्बे से ज़्यादा आवाज़ आती है। ऐसे लोगों को आप तलाश करें, अपनी कम्युनिटी में तलाश करें। ऐसे लोग आपको सर्विस देने के लिए राजी लेकिन हैं। हमारे यहाँ पे ये है ना, जैसे फ़र्ज़ करें अनीला अंसारी ने कहा कि ज़ीशान एक रिटायर बंदा है, इसकी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, इसको हम रखते हैं, ये 4 गवर्नमेंट के स्कूल हैं इनकी निगरानी के लिए। अब ज़ीशान के दिल में क्या होगा, मेरी बहन का भी बेटा है, उसको भी टीचर लगवा दूं, इसको भी yes. टीचर। हमारे यहाँ पर तो हम ऑथेंटिसिटी पर कहाँ बात करें। अच्छा, फिर ये है कि ये क्योंकि मेरे दोस्त की फुफ्फो की नंद का बेटा है, इसकी तो मैं कंप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि इज्जत खराब हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कहाँ जाए। देखिए, ये आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं आती, हम पर भी आती है। ठीक है, अभी आप जैसे आपने बात सस्पेंड की, करना वैसे गवर्नमेंट के हाथ में, जैसे ये कर अभी दें। मैं एक सेंटर पे गया था अपने बेटे को, 9th क्लास में मेरा बेटा है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस सेंटर के अंदर चिटिंग हुई। तो अब मैं वकील हूँ, तो मैंने सिर्फ उसके मालिक को बुलाया। मैंने कहा देख भाई, ये जो आप कर रहे हैं दुरुस्त नहीं है। अब अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो कह लगा आपके बेटे को भी कहीं आगे पीछे कर देते हैं। मैंने कहा मेरे बेटे को करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इस बेटे का मैंने कुछ नहीं करना। ये जो तुम इसको ओवर इवेल्युएट कराओगे, चिटिंग इस एज 9th के क्लास में तुम इसको चिटिंग सिखाओगे, तो ये जब बड़ा होगा तो किस लेवल का चीटर होगा ये। तो मुझे ये आप मत सिखाएं, आपने जो करना है करें। आप, मेरा बेटा जिस क्लास में बैठा हुआ वहां चिटिंग नहीं होगी, जबरदस्त। मैं आपके साथ नहीं इन्वॉल्व हो रहा। देखिए, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ अब मुझे बताएं वो कौन सा बाप होगा और वो कितना अक्लमंद बाप होगा जो पैसे दे के अपने बेटे को चिटिंग करा रहा है। वो कितना अक्लमंद बाप होगा जो पैसे दे के अपने बच्चे के मार्क्स बढ़वा रहा है। वो कितना अक्लमंद बाप होगा जो अपने बच्चे का A1 ग्रेड ला रहा है जिसका बच्चा B ग्रेड है। मेरे भाई, अगर तुम्हारा बच्चा B ग्रेड ही रहता तो वो उसके लिए बेहतर था कि B ग्रेड उसका अपना तो था, अपना था, प्लस उसके जो मुस्तकबिल का रास्ता है वो सही मुतय्यन होता। आज तुमने पैसे देके उसको A+ ग्रेड करा लिया है, A1 ग्रेड में उसको तुम एडमिशन कराओगे, फिर A1 ग्रेड बच्चों के साथ वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकेगा, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर या इंजीनियर के किसी उसमें चला जाएगा, फिर वहां पर भी वो कामयाब डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। वो नहीं, हकीम खतरा ही रहेगा। आपके यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो देखें, अब डॉक्टर्स में हम कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे डॉक्टर्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे कि मेडिकल में खवातीन की इतनी एक रेस लगी कि अब हर खातून को डॉक्टर होना चाहिए क्योंकि रिश्ता अच्छा होता है। जैसे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि 80% खवातीन हमारे यहाँ डॉक्टरी पढ़ने के बाद घर बैठ जाती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए होता है कि यार एक हस्बैंड अच्छा मिल जाएगा। तो इस फिलॉसफी से बाहर आ जाएं। आपने ये जो आप कर रहे हैं, ये अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, माशरे के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। आप उस सबसे पहले उस शख्स के साथ जुल्म कर रहे हैं जिसको आप ओवर इवेलुएट करा रहे हैं। ओवर इवेल्युएशन जिंदगी में कभी भी अच्छी नहीं होती। तो आपने ये किया, तो अब ये सारे मामला देखते हुए हम हर चीज में गवर्नमेंट को कहें। अब मेरे पास भी चांस था, वो तो ओनर जो स्कूल का था वो तो एग्री था कि वकील साहब आप बोले जो करना, मुझे मेरे तो पैसे भी खर्च नहीं हो रहे थे, तो वहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी होती है ना। लेकिन उससे मुझे फायदा ये हुआ जब मैंने उनको वार्न किया तो उन्होंने पूरे स्कूल में चीटिंग बंद करा दी कि नहीं यार इन्होंने देख लिया तो अब ये करेंगे तब। वकील साहब हैं तो काम को कुछ तो खराब मैं हो अब सकता ये है। कहना चाह रहा हूँ, हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है भाई, हम पर भी कोई जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल जी। आपा, आपके लिए एक सवाल आया है कि अच्छा, ये सवाल मैं आपा के लिए एक बात बता दूं कि आपा से हम इसलिए करेक्ट सवाल पूछते हैं, जो भी हो, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो सवाल, आपा गोल नहीं करती हैं अब जवाब को, आप हमेशा आंसर करती है। अच्छा, एक लड़की ने पूछा है, इनका नाम है, मेरी उम्र 24 साल है, मेरा नाम
तशय्युर है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए रास्ते खुले हैं? बिल्कुल खुले, हर पाकिस्तानी के लिए खुले और ये बहुत अच्छी बात है। और ये अब मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ, जो अक्सर प्रोग्राम्स में जाती हूँ, काफ़ी आवाम के साथ हमारा ताल्लुक ग्रास रूट लेवल पे है, तो लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन या बच्चियाँ बिल्कुल जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रहती हैं उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेसिडेंट है उसके साथ ये राब्ता करके और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ सकती हैं, काम करें, परफॉर्म करें और इंशाल्लाह आगे जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी ये खूबसूरती है कि ख़वातीन को वो एक मजबूत रास्ता उनको बाइख्तियार बनाती है और उनको एक मकाम पे लेके जाती है। माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, कुत्तों के काटने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा हो गया कराची में और रेबीज़ के केसेस के अंदर तशवीशनाक हद तक जो है वो फैलाव आ चुका है, तो आप भी कोशिश करें। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या मसला है कि ठीक है, एक जानवर है बैठा, ज़्यादा ज़्यादा पाँव मार देंगे, पत्थर मार कुछ देंगे। शैतानी शरारती लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खामोशी से उधर से गुजर जाएं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल जो है वो अहम है कि देखिए माइंड सेट जो है ना और आपकी अप्रोच वो आपको जो है वो नुकसान की तरफ लेके जाती है। इसी तरह आप देखिए जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये आपकी एक अप्रोच है कि नहीं जी तेज़ी से आपने देर से निकलना है और तेज़ी से पहुंचना है, तो वैसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जानवर है, ठीक है, आप इनके सामने से गुजर जाएं, मुझे नहीं ख्याल कि वो जानबूझ के आप उन्हें पत्थर मारते हैं। मैंने उस दिन देखा, मतलब हैवान है ना, कुत्ता जा रहा है, एक बंदा हट्टा कट्टा बैठा हुआ बाइक पे जाते जाते उसको लात मार के चला गया। ये गंदी हरकत है। ये बिल्कुल देखिए इन ह्यूमन बिहेवियर है। बहुत सी गाड़ी उनको मार के चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ी एक, हमारे लिए भी एक दुख का मकाम होता है, पर आप उनको ना छेड़ें, सीधे सीधे जो है ना आप अपने इंसान होने का सबूत बिल्कुल। एक और सवाल है जो कि ब्रेक के बाद करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये पूछेंगे कि अब जो तालीमी सेंटर्स हैं, यानी लड़कियों के लिए, वो लड़कियां जो कि घर वालों से लड़के कहते हैं कि हमें पढ़ना है, तो उनके लिए वोकेशनल सेंटर कहाँ कहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए साया चल रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत। ज़ीशान आपके साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ अब हमारा जो एक नया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी उसके अंदर दी जा रही थी, तमाम चीज़ें, तो सेंटर्स तो अभी भी मौजूद हैं। अप्रोच करना, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाते हैं ये सेंटर्स या नहीं? बिल्कुल मिलते हैं। बेनज़ीर यूथ प्रोग्राम के नाम से जो है वो वेबसाइट है और ये अभी के नहीं, काफ़ी पुराने ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ख़वातीन को जो है वो ब्यूटिशन का, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि जो सिंध की हमारी ख़वातीन हैं उनका वो बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट, अजरक वर्क का, पहले ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत भी जो है प्रोग्राम्स होते थे, फिर वुमेन डेवलपमेंट के तहत फिर ये यूथ प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर ये फंडिंग होती है मुख्तलिफ उन इदारों को जो इस तरह की ट्रेनिंग्स कराते हैं। अगेन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही का एक कॉम्पोनेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको फंड करती है और फिर वो अपने एरियाज़ के अंदर ख़वातीन को जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं। ख़वातीन को भी और बच्चों के, लड़कों के लिए भी जो है वो काफ़ी जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो इसके अंदर कराए गए और उनको स्टाइपेंड भी जो है ना वो दिया जाता है। जी 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 जी, मोबाइल की रिपेयरिंग का काफ़ी जो है इसके अंदर लड़कों के लिए भी जो है वो प्रोग्राम्स हैं और आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेबसाइट पे जाके भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं और आई वर्क विद सिंध पे भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। अभी यूथ लोन जो है वो मुतारिफ कराया है, तो ये आपको जैसे पिंक स्कूटीज़ का है, पिंक टैक्सीज़ का जो है वो आ रहा है, तो वो आप जाके सिंध गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनको जो है वो ज़रूर देखें। अगर औरतों के इश्यूज़ हैं तो वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपनी जो है वो हेल्पलाइन भी है, अभी मुझे उसका नंबर याद नहीं है, बट ये कि आप उसमें लीगल अपना जाके फौरी तौर पे आपको प्रॉम्प्ट जो है वो एक्शन लिया जाता है। वुमेन डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं वो ऑन बोर्ड होती हैं, 24 आवर्स वो आपकी हेल्पलाइन चल रही होती है। ख़वातीन लॉयर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी जो है वहाँ पे सर्विस दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, बिल्कुल बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपको कोई रेफरल चाहिए है, आपके पास रहने की जगह नहीं है और आपको कोई लाइफ थ्रेट है, हैरेसमेंट का केस है, तो फिर इदारों को भी जो है वो रेफर करते हैं और बहुत अच्छी जो है वो वुमेन डेवलपमेंट की इस
हेल्पलाइन की बहुत अच्छी सर्विस है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक सवाल आपके लिए आया है कि हम कैश कैरी करके लेके जा रहे थे, मतलब जो एक ऑथेंटिक रूल है उसके मुताबिक, लेकिन तब भी हमें चेक इन डिपार्टमेंट पे, जो FIA डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत तंग किया। तो एक अगर हमारे पास एक है कि हम इतना डॉलर लेकर जा सकते हैं, उतने ही मत के पैसे हम पाकिस्तानी लेके जा सकते हैं, तो उसमें तंग करना तो नहीं बनता ना एडवोकेट साहब? देखिए, इसमें ये बेसिकली आता है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर। अब वो जैसे कह रहे हैं हम कितने पैसे, इन्होंने अमाउंट मेंशन नहीं किया है, इसको जो है वो $3000 से $5000 FIA अलाउ कर देती है डिपेंडिंग योर ट्रिप। अगर आप ये कह रहे हैं मैं 15 दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, 15 दिन के लिए UK जा रहा हूँ, तो लेट्स से इट्स एन एक्सपेंस ऑफ $150 पर डे। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 12 दिन के लिए जा रहे हैं, $150 अगर मैं आपका एक्सपेंस लगाता हूं तो इट्स अराउंड $1800। ठीक है, अब अगर आप $1800 की जगह लेके जा रहे हैं $5000, ठीक तो है। FIA आपसे पूछेगी, सही है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आता है ये। ऐसा नहीं है कि आप जितने पैसे होंगे वो उठा के आप इस मुल्क से बाहर ले जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर आपने एजुकेशन पे करना है, आपने लेट्स से मेडिकल केयर अपने मेडिकल बिल पे करना है, तो वो स्टेट बैंक के थ्रू रूट मौजूद है, आप उस रूट से पैसे भेज दीजिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये FIA करती है, ASF करती है। बेसिकली ASF आपको रोकती है, आप तलाशी में ASF के पास निकलते हैं पैसे, FIA तो आपकी तलाशी नहीं लेती। सही है। तो ASF के पास जो कानून है वो यही है। ASF, मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो यही पूछना है आप कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आपने कहा जी मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। कहाँ ठहरेंगे? आपने कहा जी मैं अपने रिश्तेदार के पास ठहरूंगा। ऑलराइट, कितने डॉलर आप कैरी कर रहे हैं? जी मैं $10,000 कैरी कर रहा हूँ। वाई $10,000? $10,000 की उन्होंने जरूरत कहा है कि आपको? हमने काउंटर पे बताया था कि मेरी बहन की शादी है और हम कुछ खरीदारी के लिए यहाँ से दुबई जा रहे हैं, और मैंने उनको कार्ड भी दिखाया, तमाम चीज़ें वेरीफाइड कराई, उसके बाद में चीज़ें सेटल डाउन हो गई। लेकिन तब तक मुझे जो है वो कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा बिठा कर रखा। यार ज़ीशान, असल में ना वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर इन बातों को वेरीफाई करना, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। अगर एक साहब अगर कोई भी ये कहता है कि मैं दुबई से शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो फिर उसको वापसी में कस्टम ड्यूटी भी पे करनी होगी। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुबई से आके शॉपिंग कर लेता हूँ। ये तो हमारे कराची एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम को सलाम है कि बहुत सारों को तो ये छोड़ देते हैं, अदरवाइज कस्टम लॉ के तहत हर चीज़ पे आपको ड्यूटी देनी है। ऐसे ही है। ठीक है। तो ये जहां इन्होंने कहा मामला भी सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जो लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि देखें, आपके पास रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए और आप उनको ये जवाब दे सकें कि इतने डॉलर्स आप क्यों कैरी कर रहे हैं। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसा तो नहीं पैसे उठा के आप बाहर शिफ्ट कर रहे हैं या इस तरह की चीजें, तो इसको सिर्फ आप सेटिस्फाई कर दें। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी पैसे लेके जाते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी ले जाना अलाउड नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, पाकिस्तान की करेंसी का क्या करेंगे? आप US से जा रहे हैं और पाकिस्तान की करेंसी आप वहां लेके जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई लॉजिक बनती है। और देखिए हर एक बाकी जाके चेंज करवा सकते हैं ना वहाँ पे भी, या नहीं? नहीं, Not ऐसा at नहीं all. है। not at all. बहुत You often cannot do देखिए that. आपका मसला ये है कि difference जब आता आप है। फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी ही कैरी करनी होती है। असल में आप जो ये अब एक चीज या तो फिर एक चीज इजी इस तरह करें कि फर्ज करें कि मुझे सऊदीया जाना है तो मैं सऊदी रियाल में बात डील करूंगा ना, तो सऊदी रियाल लेके जाए, डॉलर लेके जाने की क्या और जरूरत है? अब तो देखिए आपकी पेपर मनी, आपका जो ये कार्ड सिस्टम है, आपके कार्ड्स ही जो है ना वो आपकी सारा जो है वो हैंडी आपका अच्छा, सब कुछ है। एक बात तो 2-3 बैंक कराची में से चलते ही नहीं है। मसला है एक बंदा गया बेचारा, मैं नाम नहीं ले सकता बैंक का, वो बेचारा अच्छे खासे घर का बंदा है, ऑफिस के थे हमारे, वो बंदा वहां जाके भिखारी बन गया। उसका फोन आया, ईशान शाह कुछ हो सकता है? मैंने कहा भाई मैं तो खुद कंगाल आदमी हूँ, तो मुझे क्यों फोन किया? कहता है नहीं यार, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो 3 दिन के लिए मेंटेनेंस पे चला गया और मेरे पास टोटली 3 दिन है, अब क्या करूँ? तो फिर उसने मतलब वो वेस्टर्न यूनियन करवाया सब कुछ, लेकिन कभी कभार कार्ड पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये भी है, ये भी है। तो इसमें एक और भी मसला है। बेसिकली FIA को हम बार बार ये कहते हैं कि एक प्रॉपर गाइडलाइन आप इशू करें ट्रैवलर्स के लिए। आप इसको जो है ना कोई ग्रे एरिया मत रखें, जस्ट डिफाइन इट। अगर कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है, कोई घूमने फिरने जा रहा है, तो हाउ मच डॉलर्स कैन दे कैरी, ये आप बता देना लोगों को। आपने क्यों खुफिया रखा हुआ है? एक बात सुने, देखिए अब आप भी बता रहे हैं ना कि इतना, मैंने ये एक अरसे से मैंने ट्रैवल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो काउंटर पे बैठे होते हैं ना उनका रवैया बड़ा करख्त होता है। अब एक चीज़ होती है कि जब आप करख्त रवैये से बात करते हैं या ऐसे रवैये से, आपा तो खैर ट्रैवल करती रहती है, करख्त रवैया जब होता है ना तो वैसी टेंशन होती है कि हम पहुंच जाएं, चीज़ें हो जाएं, क्लियर होकर यहाँ से निकल जाएं, तो उस पर जब आपका करख्त रवैया तो आंसर बड़ा नेगेटिव आता है। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये कौमी है कि एक आदमी अपनी बीवी से लड़के आया हुआ होता है, उसका एटीट्यूड हमेशा ऐसा होता है घर से लड़के आया हुआ है, उसके बात करने का अंदाज हमेशा ऐसा होता है कि वो कोई जो ना बहुत इन्फ्लुएंस्ड आदमी है। देखिए
सर्विस इंडस्ट्री में एक कामयाबी उस कौम की होती है जो टोटली सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो या सर्विस इंडस्ट्री को समझते हो। आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे उतरें, आप सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतरें, आप मलेशिया के एयरपोर्ट पे उतरें, आपको लगेगा कि यार ये सर्विस इंडस्ट्री से मुतालिक लोग हैं। वहां पे हर शख्स जो आपसे मिलेगा, चाहे वो पोर्टर हो, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो कस्टम, उसका आप एटीट्यूड देखें कितना फ्रेंडली और कितना वेलकमिंग होता है। वो आपको इलीगल काम कोई भी नहीं करने देगा, मगर वो सारा वक्त जिस टोन को बरकरार रखेगा वो बड़ी हॉस्पिटैलिटी वाली होगी और बड़ी कंफर्टेबल होगी। एक चीज मैंने भी जब ट्रैवल किया, हमारे यहाँ पर ना थोड़ा सा लहजा करख्त होता है। हमारे यहाँ पर डिग्रेशन उस तरह की नहीं होती जैसे कि बाहर मुल्क में आपको जाके मैं यहाँ पर अपने वालों को ASF को हो, हमारे FIA हो, वो थोड़ा सा लाउड जरूर बोलते हैं। मेरा बहुत पहले एक ट्रैवल हुआ था तो उसमें एक बंदा, अच्छा ये चीज तो मैंने भी देखी, बंदे को हिस्ट्री नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब मुझसे पूछा, क्योंकि अगर मैं उस दौर की बात करूं जब मैं 2012 में अमेरिका गया था वॉइस ऑफ अमेरिका बन के, तो मुझे पता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं किस स्टेट में जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। वो साथ बंदा उसी फ्लाइट पर था और आप कहाँ के लिए ट्रैवलिंग है, तो वो कह रहा है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। सर यहाँ से तो दुबई जा रहे हैं, दुबई से आगे कहाँ जा रहे हैं, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। वो मैं भूल गया। तो आप कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई, मुझे आज तक याद है 2012 की बात। तो यहाँ पर ये गंदे सवाल, अब जैसे कि एक वीडियो अगर आपने वायरल होती हुई देखी हो, तो एक बंदे को जो वीजे पर जा रहा है, सऊदीया जा रहा था, उसने बैक साइड का शीशा तोड़ने की कोशिश की जहाज, और जहाज हवा में, वो PIA की जहाज में है। तो वो अमला भी बार बार कह रहा है कि सर हम इनको, जो इनके साथ वाले कहते हैं नहीं आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इनकी बड़ी जान पहचान है, तो कहा सर हम इनको वापस लेकर आएंगे इसी प्लेन पे कि हम इनको सऊदीया नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनकी वजह से दूसरे वर्करों का वीजा जो है वो बैन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ये भी चीजें बड़ी हैं, तो हमें अपना भी तो एहतसाब करना है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई झूठा ही जा रहे हैं, कुछ झूठी करने जा रहे हैं, सच तो ये तो सब इतना क्लियर तो होके जाओ कि वो सच लगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपना एहतसाब चाहते ही नहीं है, हम बस हर वक्त लगे हुए क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। जब आप ट्रैवल कर रहे होते, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जो है वो मैटर करती है। FIA दे आर ऑलवेज वेरी गुड। और देखें, FIA भी जो है वो कभी किसी को अननेसेसरी तंग नहीं करती। मुझे 42 ईयर्स, मोर देन 42 ईयर्स हो चुके ट्रैवल करते हुए, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो जो है अननेसेसरी तंग करें, आपको रोक लें। देखिए, आप फर्ज करें कि सऊदीया जा रहे हैं या आप UK जा रहे हैं, UK में देखें, आप वहां पहुंचे, आपको वो थॉरली हर चीज आपकी चेक करेंगे। उसके बाद आपने रेड लाइट वाले से जाना है या ग्रीन लाइट वाले से जाना है। तो अगर आप रेड लाइट को वो करते हैं तो कहते हैं बस ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी शो करता है कि नहीं, मुझे आप चेक करें। हमारे यहाँ पाकिस्तानीज़ की अप्रोच होती है कि बस हमें हर जगह इजी एक्सेस चाहिए, हमें अपनी मनमानी चाहिए। आपको अपने माइंडसेट को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। और मुझे नहीं लगता कि FIA या कोई भी इस तरह की जो है वो एजेंसीज हों और वो अननेसेसरी लोगों को तंग करें जब तक वो उनके शक के दायरे में ना आए। हमारा भी एक, मेरा मुस्कुराती सुबह का, जब हम, आपको याद होगा जायदाद वाला टॉपिक कर रहे थे, जो कि अगर औलाद अपनी नहीं है, ले पालक है, उस पर आपा मुझे एक बंदा मिला, मतलब एक फैमिली मिली, उन्होंने कहा कि आप मुझसे मेरे नाम से मुस्कुराती सुबह, मैं कहा जी मुस्कुराती सुबह। कहते हैं कि आप लोग ये बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी मैंने FIA पे कोई बात की थी, तो कहते हैं मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं FIA से ताल्लुक है मेरा। कहते हैं मैंने एक बंदे को ऑफलोड किया एयरपोर्ट पर। मैंने कहा कितनी गंदी बात है ना, आपने ऑफलोड कर दिया। कहते मेरे भाई अब पूरी कहानी सुनना। मैंने उसको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहते मैं सऊदीया जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी, दुबई जा रहा हूँ। तो मैं, बहुत अच्छी बात है। किस काम में जा रहे हो? भाई ड्राइविंग के काम में जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपने ऑफलोड किया? तो उसके कहते भाई पूरी बात तो सुने आप लोग टीवी वाले सुनते नहीं है। मैं कहा जी आप बोले। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ड्राइविंग वो तो वहां जाके बनवाऊंगा ना। कहते हैं जिसको यहाँ से कुछ पता ही नहीं है कि ड्राइविंग का A क्या होता है या व्हाट D स्टैंड फॉर, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? तो ये तो मेरे पाकिस्तान का नाम बर्बाद होता है। मैं कहा ये तो फिर बड़ी अच्छी बात आपने। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको जो है वो पाकिस्तान से ही लेके जाना होता है। नहीं, और आपको पता ही नहीं है, तो मतलब आपका तो फिर सीन सिनेरियो डिफरेंट है ना। डिफरेंट है, उसके पीछे क्या माइंडसेट है वो तो मुझे नहीं पता। अब आप बैगर बन के जा रहे हैं या वहाँ पे क्या और काम करेंगे। जो पाकिस्तानी उसमें बड़े मशहूर हुए कि दुबई एंड सऊदीया में जो है वो कितने जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स
जो है वो बैगर्स जो है वो यहाँ के पाए गए। फिर वो लोग वीज़ा पॉलिसीज़ भी पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे जो है वो स्ट्रिक्ट करते हैं और फिर बैन भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे मामलात में आप क्या कहेंगे कि अगर कोई इस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर मैं फिर ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ हम हुकूमत को, हम आप जैसे काले कोट पहनने वाले इदारों को या अपनी जो भी इदारे हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम कितने सही हैं, ये मैटर करता है। देखिए बात यह है कि होता वही आपके साथ जो आप करते हैं। बाहर जाने से पहले आपसे सवाल सारे होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं मेरे भाई कि आप लोगों ने, हम लोगों ने जो बाहर जाके सूरत हाल क्रिएट कर दी अपने मुल्क के नाम, अब मुल्क का नाम जो डुबोया हुआ है, उसकी वजह से ये सवाल होते हैं। अब जैसे कस्टम है, अब आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे बेइंतहा रश होता है जो डिपार्चर पे हैं। अब जो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे 6 से 7 लोग खड़े हैं सिर्फ, ये मेरे ख्याल 10 होंगे। अब वो आपका बैगेज चेक करते हैं। अब आप लेट्स से जा रहे हैं उम्रे पे, अब उनके पास इंस्ट्रक्शन ये आई हुई है कि अगर उम्रे पे जो पैसेंजर आ रहा है उसके पास खाने का कोई सामान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब लोग यहाँ पे उस पर बहुत बहस करते हैं, यार खाने का सामान क्यों नहीं जाएगा, मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसके लिए हलवा लेके जा रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई मिठाई लेके जा रहा हूँ। मेरे भाई, योर हलवा योर मिठाई कैरी जर्म्स विद देम, बैक्टीरिया विद देम, सही है, जो उस एटमॉस्फेयर में फ्लरिश हो जाएंगे। क्योंकि अगर हज पे या उम्रे पे किसी एक आदमी को नजला हो जाए तो वहां लाखों लोग मौजूद होते हैं। ऐसे ही है। किसी एक आदमी को कोरोना हो जाए तो वहां लाखों लोग एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। तो उन्होंने इस सब चीजों को मेक श्योर करना है। आपकी मिठाई, आपका हलवा, आपका देसी घी कि वहां पे जाके क्या प्रॉब्लम करेगा, इसलिए वो मना कर रहे हैं। उनके पास देसी घी आपसे अच्छा मौजूद है। ऐसे ही है। कि वो जेलसी में नहीं करके अपने खाने मत लेकर आओ, वो इसलिए कह रहे हैं उस खानों के साथ बीमारियां मत लेकर आओ। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत सख्त है। यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग। ऑस्ट्रेलिया आपको कोई भी चीज अपनी बॉर्डर में नहीं लाने देता। क्यों? वो ये कहते हैं कि भाई हमने अपने मुल्क को बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया है। वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर क्लीनलीनेस एज वेल एज ट्रीटमेंट्स जो भी होने हैं। अब जैसे पोलियो के खतरे हैं, अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार पोलियो के खतरे जो है ना वो गवर्नमेंट फला कर रही है, गवर्नमेंट नस्लकशी कर। मेरे भाई, पोलियो के खतरे इसलिए लोग कह रहे हैं आप पीजिए क्योंकि आपके अंदर उसके जरासीम मौजूद हैं। अगर ये जरासीम लेके आप सऊदी अरब जाएंगे, आप दुबई जाएंगे, आप यूके जाएंगे, आप यूएसए जाएंगे, वो ममालिक पोलियो फ्री हो चुके हैं। आप जिस जरासीम को कैरी करके उनके मुल्क में ले जाएंगे, उनके यहाँ पोलियो फिर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इसलिए वो आपको कहते हैं पोलियो का खतरे पियो। अगर आप जो हमारे यहाँ पोलियो के केसेस आ रहे हैं, अगर ये हमने कंट्रोल नहीं किया तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि बहुत सारे ममालिक आप पे वीजा बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इस बारे में मजीद जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। शाह ने अच्छी बात की है, वो दोबारा मैं चाहूंगा कि ऑन देयर आप बताएं कि जब आपसे सवाल होता है तो उसका क्या हाँ, मैं इसके अंदर जो लड़के हमारे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपको जब भी FIA, ASF, पुलिस कहीं पर भी रोकती है तो जो आपसे वो सवाल करती है उसका स्ट्रेट जवाब दें, उसके बदले में कोई जुगत ना करें। देखें, आप एक बात को समझिएगा, पुलिस वाला जो आपसे सवाल करता है वो उस सवाल का जवाब नहीं चाह रहा होता, उसको तो ये उसका जवाब पता होता है। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि हाउ डू यू रिप्लाई। वो आपको उसी चीज से असेस करेगा। अब वो आपसे आपका पूरा शजरा सब नहीं पूछेगा। जैसे एयरपोर्ट पे आपने कहा, एयरपोर्ट पे उन्होंने पूछा जी क्यों आए हो, तो आप कहते हैं यार मैं तो घूमने आया हूं। अब आप किसी को लेने आए हैं, यू हैव टू गो टू अराइवल, ट्रैवल वाले डिपार्चर पे जा रहे हैं, जो भी है आप उसको स्ट्रेट जवाब दे दें। वो बेसिकली वो उसको तो पता है कि आप क्या कर रहे हो, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपके आंसर से इस चीज को असेस करता है कि देखें उसके बाद टाइम कितना है, पीछे गाड़ियों का रश लगा होता है, इतने लोग होते हैं। अपनी अना का मसला क्यों बनाना कि उसने मुझसे पूछा कि कहां जा रहा है और मैं उसको आंसर करूं कि मैं यहां जा रहा हूं। अना का मसला तो मुझे समझ भाई, हमारे यहाँ ना हर आदमी अपनी जात में एक वडेरा है, अपनी जात में एक चौधरी है। पता नहीं हमारी एटीट्यूड्स हैं क्यों, हम लॉ को फॉलो करना क्यों नहीं चाहते। हम ना एक बिल्कुल मादर पिदर आजाद कौम होना चाहते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गवर्नमेंट को कर्ज करना जानते हैं कि गवर्नमेंट ने फला कर दिया। गवर्नमेंट, भाई तुमसे जो कहा गया तुम उतना तो कर लो। अभी जैसे लॉकडाउन की बात आप कर रहे थे, लॉकडाउन सही है गलत है ये एक अलग बहस है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने आपको कह दिया है कि 8 बजे आप दुकान बंद कर दें तो कर दो भाई बंद। किस बात की जिद है? पुलिस थाने की मोबाइलें पहुंचती हैं, मार्केट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो 8 बजे उसको अमल दरामद नहीं करते। 2 पुलिस की मोबाइलें होती हैं, 50-60 दुकानदार होता है, वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। वाई, व्हाट फॉर? आप ऐसा करते क्यों हैं? तो हम लोग क्या भाई, अंदर जो है ना एक ऐसा एक आदमी मौजूद है जो हर वक्त लड़ने को तैयार है। हमारी कौम क्यों लड़ने को तैयार है? अच्छा, रीजन भी कोई नहीं होती। चलो कोई रीजन हो, किसी रीजन पे आप जान देने जा रहे हैं तो बात समझ भी आए। कोई रीजन भी नहीं है, बस लड़ना है, हर एक से बहस करनी है। तो हमें एज अवाम भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा हर चीज के लिए। आप यू कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग
क्या ऐसा हो गया, तो ऐसा क्यों कर दिया आपने। अब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा बैठी हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि सिंध के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके अंदर ज़रा बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड ले लें। बिजनेसमैन काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, बिजनेसमैन चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा हो, उस बिजनेसमैन को थोड़ा सा अपने लोगों को मोबिलाइज करें कि वो जाके बिजनेसमैन, जैसे हमारे यहाँ FCCI है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स एक लोगों की कर लें, उनके साथ मिल लें। और जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज, अभी हम कह रहे थे जैसे कि नौकरियाँ, देखिए नौकरियों के लिए ट्रेनिंग जो भी कराई जा रही है, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, मैं खुद इसका विटनेस हूँ। जो उन्होंने सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काम किया, जो आपने बताया, वो मैंने खुद देखा है। उसमें खवातीन को, मर्दों को, बच्चों को ट्रेनिंग भी दी गई और उनको स्टिपेंड भी दिया गया फॉर 3 months, विच वॉज अ वेरी गुड मतलब थिंग टू डू। लेकिन अगर जॉब्स नहीं होंगी तो आप जितनी भी ट्रेनिंग दे लें, लोग जाएंगे कहाँ। हमारे पास नूरियाबाद पढ़ा हुआ है जो अभी तक आबाद नहीं हुआ। हमारे पास बेनज़ीर दौर में केटी बंदर का एक प्रोजेक्ट आया था जो कि एक सब्स्टिट्यूट था कराची पोर्ट का, कि कराची पोर्ट पे होने वाले तमाम रश को हम ख़त्म करें और केटी बंदर पे चले जाएं। अब उसमें हमारे साथ ज़्यादती ये हुई है कि आपने गवादर बना दिया, केटी पोर्ट नहीं बनाया। केटी बंदर का एक बहुत बड़ी जगह है, आप मुझे पता उस जगह गई हैं नहीं गई हैं, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है, वो एक सब्स्टिट्यूट था कराची पोर्ट का, वो हमने आबाद नहीं किया। तो अगर पीपल्स पार्टी को सबसे अहम चीज़ ये है कि उनको ये चीज़ हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी उनके पास है, लेकिन अगर इसको वो मजीद बेहतर करेंगे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और लड़ाई झगड़ा उसी वक्त होता है जब रोज़गार नहीं होता। जब सबको रोज़गार मिल जाएगा तो कोई इशूज़ नहीं आएंगे। जी, जहाँ तक बिजनेसमैन कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेने की बात की है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को जो है ऑन बोर्ड लिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी जो आग लगी गोल प्लाजा में, ठीक है, उसमें CM सिंध मुराद अली शाह ने पर्सनल अपना जो है वो एफर्ट शो किए, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उनके साथ जो है वो ऑन बोर्ड रहे। नासिर शाह साहब का इसमें बड़ा जो है वो रोल अहम रहा। और अभी कुछ दिन, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले ही, सबको जो है वो CM हाउस ही बुला के जो है सबको चेक की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसमें जो उनकी एसोसिएशन के लोग थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया कि भाई किसकी क्या चीज़ें क्या हैं। आपने FPCCI के हवाले से बात की, बिल्कुल रेगुलर बेसिस के ऊपर FPCCI में उनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर मीटिंग्स होती हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनके MNAs आते हैं, उनके मिनिस्टर्स आते हैं, उनके स्पोक्स पर्सनस आते हैं और आवाम के साथ बैठ के बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। वो होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है सबके साथ शाना बशाना है। और देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। लेकिन मसला यही वाली बात है कि हुकूमत एफर्ट्स कर सकती है, मानना ना मानना अगले का वो काम है। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और एडवोकेट साहब से जब भी हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट से इंशाल्लाह हम टॉपिक भी रखेंगे, तो हम वो बात करते हैं जो ऑथेंटिक बेस्ड होती है। और ये हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए हमें बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। आप जब भी आती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आती है और हम करख सवाल करते हैं, लेकिन फिर आप उसका आंसर देती है, बीइंग अ प्रॉपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, माशाल्लाह। इसी के साथ तमाम इंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। जब भी कुछ अमल करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरे को उससे नुकसान ना पहुँचे। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अपना और अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।